दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास भावनगर गुजरात से। फिलहाल ये रहते कहीं बाहर हैं, दूर विदेश, और वहाँ से इन्होंने मुझे संपर्क किया है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कार्यक्रम बड़ा विचित्र है विश्लेषण का, और बड़ा अनुभव देने वाला है, समझाने और सिखाने वाला भी है। इस विश्लेषण के माध्यम से आप लोगों को कई बार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सूत्र और सिद्धांत यूं चुटकी में पता चल जाते हैं। आइए बिना समय का नुकसान किए, जन्म होता है इनका ज्येष्ठ माह में। इसका प्रतिफल होता है जो जातक ज्येष्ठ माह में जन्मेगा वो अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा, धन कमाएगा और धनवान बनेगा और धन बचाएगा। धनवान तभी बनेगा जब वो धन बचाएगा। उत्तरायण में जन्मे होने से जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी शुभ ग्रह का प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा, ये सारे वार भी जातक के लिए शुभदायी होंगे। ये सारी दशाएं भी जातक के लिए शुभदायी होंगी। इतना ही नहीं, इन वारों में और इन दशाओं में व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा और लाभ की वृद्धि भी होती है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे लोगों को अपने क्रोध पे नियंत्रण कैसे करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्हें आता है। जबकि शुक्रवार इस कुंडली के लिए सुख भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। 11वें भाव में, 12वें भाव और तृतीय भाव के स्वामी के साथ एक साथ बैठे हैं बुध और शुक्र, और पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है। जहां पंचम भाव के स्वामी तात्कालिक मैत्री में जा रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में राहु के साथ जाना, और साथ ही साथ इस भाव के स्वामी का इन भाव को देखना, विदेश यात्रा, विदेश गमन, विदेशी प्रवास या बाहरी हो जाना। व्यक्ति का जो विवेक है, व्यक्ति की जो बुद्धि है, वो बाहर ही रहेगा तभी वो काम करेगा। घर पे आने पे वो प्रायः सुप्त हो जाता है। यह समझ नहीं आता है, परिस्थितियां या फिर चीज़ें जो यहाँ की हैं, जैसे यहाँ का जो नियम कानून है वो व्यक्ति को सूट ही नहीं करेगा। या फिर वहाँ व्यक्ति यहाँ जहाँ बाहर रह गया, वहाँ से जब यहाँ आने के बारे में सोचेगा एक अवस्था तक, तो दिक्कत होती है। तो शुक्रवार को जन्मे होने से, और शुक्र जब 11वें भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, उनके ठीक पीछे गुरु बैठे हैं, इस वजह से शुक्र का बल भी कम से कम बढ़ेगा। और शुक्र जहां बैठते हैं उसके ठीक अगले भाव का बल बढ़ाते हैं, यानी कि विदेश का बल बढ़ेगा। विदेश से व्यक्ति को धन संपत्ति लाभ की प्राप्ति होगी। 11वें भाव के शुक्र व्यक्ति की इच्छाओं को पूछ पूछ करके पूरा कराने वाले होते हैं। वार के स्वामी वारेश शुक्रदेव होते हैं, जो बली हैं। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी करने वाला, विदेश यात्रा, बाहर जाना, और कई बार ये व्यक्ति के जीवन में थोड़े से घुमा फिरा करके या दूर जाके या घुमा करके धन देने वाले बनते हैं। और शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से व्यक्ति का मन मस्तिष्क कई बार स्थिर होने के साथ साथ कभी कभी आंदोलित भी होता रहता है। वो परिस्थिति जनित बातें होती हैं, जहाँ व्यक्ति क्रोध के समय पे क्रोध करेगा, दया के समय पे दया करेगा, क्षमा के जगह पे क्षमा करेगा। ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति बड़ा ही सुंदर, उत्कृष्ट और गंभीर बातें करने वाला, और कभी भी किसी के दबाव में रह करके काम नहीं करने वाला होता है। बलवान बुद्धि का, सौभाग्यशाली और सबको अपनी तरफ आकृष्ट करने वाला संततिवान होता है। अब मैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिस बात की प्रशंसा करने वाला हूँ इस नक्षत्र की, ये पुष्य नक्षत्र है। ये नक्षत्रों का राजा है, जिसके अधिपति साक्षात न्याय के देवता शनि देव होते हैं। और कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के शनिदेव षष्ठम स्थान में बैठे हैं। अपनी तीसरी दृष्टि से व्यक्ति को आयु दे रहे हैं और कभी कभी लंबी बीमारी भी दे रहे हैं। वैसे मंगल और राहु व्यक्ति को कई बार एडवेंचर से बचाने की कोशिश या सावधान रहने को कह रहे हैं। जबकि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं, यहाँ पे विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। इस वजह से इनका ज़्यादातर परिणाम सप्तम भाव का मिलेगा, और गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति की नौकरी और व्यक्ति के साहस में, दाम्पत्य में एक अच्छा सुख देने वाला बनाएंगे। यहाँ पे शनिदेव धनु राशि के बैठे हैं और यहाँ वृष राशि के बैठे हैं,
इसका अर्थ स्पष्टतया दिख रहा है कि यहाँ यहाँ 9 नंबर में और यहाँ 2 नंबर में तो कई बार मतभेद बनते देखे जा रहे हैं। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी शनि, मंगल, राहु और इनका प्रभाव जब सप्तम भाव को प्रभावित करेगा तो इसे पाप कर्त्री लग जाएगा। इस वजह से हमें विवाह से पहले अतिरिक्त सावधानी, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री और अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। यहाँ सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के 6वें भाव में गुरु से दृष्ट होने से पत्नी न्यायप्रिय और अच्छी मानसिकता वाली, धार्मिक, दार्शनिक और प्रबुद्ध आती हैं। विवाह करने के लिए मकर राशि मकर लग्न, वृष राशि वृष लग्न, और ऐसे अगर मैं बात कह दूं तो जो स्थिति यहाँ पे दिख रही है उसके आधार पर कर्क राशि कर्क लग्न बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि अगर ये नहीं भी है तो भी हमें विवाह को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतभेद अगर जो कभी होगा तो इसी शनि, मंगल, राहु, केतु के कारण। लेकिन उसमें जो कभी गुरु की दशा आए या गुरु का अंतर, गुरु का प्रत्यंतर, गुरु के सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में ये गुरु की दृष्टि जब सप्तम भाव के स्वामी शनि पे जाएगी तो उस कंपटीशन को, उस प्रतियोगिता को, उस समस्या को, उस नौकरी में मतभेद को, उस दिनचर्या को वो फिर से सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, 6वें भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, तो प्रतियोगिता दे तो रहे हैं पर फिर भी इसे बहुत अच्छा कहते हैं। यहाँ जो शनि का संबंध बन रहा है ये सप्तमेश होकर के 6ठे भाव में गुरु से दृष्ट और सुरु से दृष्ट हैं और केतु से भी दृष्ट हैं। इस वजह से मामा मामी से मतभेद कई बार होता है, या उनकी संतति कई बार मतभेद देने वाली, या उनके मामा मामी की जो संततियां होती हैं उनसे उनके मतभेद बनते हैं। और यहाँ पे जो फायदा होगा कि इस जन्म कुंडली के 6वें भाव में शनि के कारण व्यक्ति टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है और उनकी संतति, जो जिनकी ये कुंडली है, उनकी संतति धनवान और सुखी, गंभीर, मोटा धन कमाने वाली और विदेशों में रह करके रिसर्च करने वाली साइंटिस्ट होती है। ये गुण है इसके। कुछ काफ़ी हद तक अगर ये शनि गुरु से दृष्ट नहीं होते तो ये कमज़ोर हो जाते, लेकिन गुरु से दृष्ट हैं, सूर्य से दृष्ट हैं, केतु से दृष्ट हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति में वो एक जो न्यायप्रियता आ रही है, जो धार्मिकता आ रही है, जो बुद्धिमत्ता आ रही है, वो इसी गुरु, सूर्य और केतु के दृष्टि के कारण आ रही है। क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव के स्वामी होकर के विदेश भाव में सूर्य बाहरी धन ला रहे हैं, और जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे तो कई बार वो पति पत्नी में मतभेद भी देंगे, लेकिन जो निष्कपट भाव आ रहा है, जो चरित्र का सुख मिल रहा है, जो गंभीरता मिल रही है, जो धर्म को समझने की शक्ति मिल रही है, वो इसी गुरु की दृष्टि के कारण और केतु की दृष्टि के कारण आ रही है। क्लियर है? मैं बात कर रहा था पुष्य नक्षत्र की। तो पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा होता है और इसके जो अधिपति देवता होते हैं वस्तुतः वो ब्रह्मदेव होते हैं, है ना। बृहस्पति, ब्रह्मदेव नहीं, बृहस्पति देवताओं के जो गुरु होते हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन करना चाहिए और कुशा की पूजा करनी चाहिए। अपने घर में आवश्यक रूप से कुशा की पूजा करनी चाहिए, या कुशा की जड़ गुरु पुष्य नक्षत्र अगर मिल जाए, जैसे अभी गुरुवार जो आने वाला है 21 तारीख को, तो 21 तारीख को गुरु पुष्य योग का निर्माण होगा। तो ऐसे ही किसी गुरु पुष्य योग में कुशा उखाड़ करके रख दिया जाए और उसको, उसका जड़, कुशा का जो जड़ है वो अपने गले में धारण किया जाए। इस अवस्था में कि गुरु की दृष्टि जब शनि पे जाए, या शनि जब पुष्य नक्षत्र में, या पुष्य नक्षत्र के स्वामी देव अगर गुरु से दृष्ट हो रहे हैं तो शनि को बल मिलेगा, और शनि के बल के कारण इस नक्षत्र के दोषों को शांत होने में मदद मिलेगा। वैसे एक बात और बता दूं तो पुष्य नक्षत्र के जातक जो जन्मे होते हैं वो बीमार नहीं पड़ते, वो सदैव स्वस्थ रहते हैं, सदैव मजबूत रहते हैं और उनको बहुत लंबी बीमारी घेरती नहीं है। तो इस वजह से भी जो यहाँ पे मंगल और राहु और शनि का प्रभाव यहाँ बन रहा है तो इसको एक शांति मिल जाएगी, या उसमें एक पॉजिटिव अपीयरेंस आ जाएगा। इसके कारण व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां मंगल राहु केतु के कारण देखने को मिलती हैं, जैसे वात जनित समस्या, और कई बार टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ती है, बुखार वगैरह होता है। 6वें भाव के शनि जब अष्टम भाव के स्वामी होकर के 6वें भाव में बैठ करके वापस जब अष्टम भाव को देखेंगे, और अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर जब गुरु और सूर्य
और केतु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को व्रण होता है, घाव होता है। तो ये ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में कि अगर शुगर हो जाए और उसमें घाव हो जाए तो ये बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति का बुढ़ापा कष्टप्रद न बीते, इस वजह से बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, सरकारी बॉन्ड में निवेश और इन सभी चीज़ों पर अपना ध्यान रखना चाहिए। छठवें भाव के शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव पे बैठे मंगल और राहु को देखेंगे तो कई बार बुढ़ापे में कष्ट देते हैं। इसमें शास्त्रकार यहां लिखते हैं, जो नक्षत्र पे मैं बात कर रहा हूं, पुष्य नक्षत्र के जातकों को जीवन में कभी कष्ट नहीं होता, पर वैसे पूर्वज की आयु में ये शनिदेव कष्ट दे सकते हैं, लेकिन बाद की आयु को वो सुखी भी बना देते हैं। अगर ये अष्टम भाव के स्वामी होकर के अष्टम को नहीं देखते और गुरु की दृष्टि अष्टमें सप्तमें शनि पे नहीं होती तो ये कष्ट और ज्यादा बढ़ जाता। और ऐसी अवस्था में कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे मंगल और राहु का प्रभाव हो तो हमें अपना कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, हमें अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ती है। हमें एडवेंचर से, बहुत ज़्यादा शौक की पूर्ति करने से, घूमने फिरने, विष वाले जानवर, तालाब, नदी, पोखरा, झाड़ियाँ, इन सभी जगहों से जाने से बचना चाहिए। अपने घर की सुरक्षा, अपने घर के महिलाओं की सुरक्षा, अपने कपड़े, महिलाओं के कपड़े, घर की बेटी बहनों की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा, इन सभी चीज़ों से अपने घर की सुरक्षा करनी चाहिए। चोर डकैत, इन सभी चीज़ों से सावधान रखना चाहिए। चाकू, छुरी, बम, गोला बारूद, इन सभी चीज़ों से सुरक्षित रखना चाहिए। क्लियर है? लंबी आयु शनि दे रहे हैं। घाव, फोड़ा, फुंसी, टेम्परेचर और शुगर जैसी बीमारियां मंगल, राहु और शनि का प्रभाव दे रहा है। विवाह में मतभेद शनि के कारण हो रहा है, मंगल राहु केतु के कारण। यहाँ पे मंगल बैठे हैं और यहाँ पे शनि राहु बैठे हैं। वैसे मैं यहीं पे, चूंकि अभी तो मैं पंचांग पे ही बात कर रहा हूँ, पर ये बात यहाँ पे भी बता देता हूँ कि यहाँ शनि और राहु और यहाँ 12वें में नीच के सूर्य, ये दो जो ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह शनि, राहु और सूर्य, नवमांश चक्र में भी यही दोनों ग्रह परेशान कर रहे हैं और इन्हीं के कारण विवाह में परेशानी कभी आएगी। वैसे अगर देखते हैं तो 80-90% तक विवाह का सुख इस कुंडली का दाम्पत्य को लेकर के, धन को लेकर के, चरित्र को लेकर के, विवाह को बचाने की कोशिश को लेकर के, बौद्धिक संपदा को लेकर के, शारीरिक सुख को लेकर के, आर्थिक सामाजिक सुख को लेकर के, सांसारिक सुखों को लेकर के, घर के मानसिक सुख को लेकर के, चिंतन को लेकर के, संतान को लेकर के, विवाह में कंपटीशन, विवाह की धारणाएं, विवाह की अवस्था, इन सभी चीजों को लेकर के ये कुंडली कष्ट नहीं दे रही है। सिर्फ जो कमजोरी आ रही है वो यहां शनि और राहु और 12वें के सूर्य के कारण, जो कभी कभी आपसी मतभेद को बढ़ा देती है, या इन ग्रहों की दशाओं में, शनि, राहु और सूर्य की दशाओं में कई बार विवाह में शारीरिक सुखों की कमजोरी, वहां पे मतभेद, या कई बार उनके कारण व्यय की अधिकता बढ़ जाती है। ये मैंने पूर्व में ही बता दिया है। ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब कभी भी शनि, राहु और सूर्य की दशा चले तो हमें अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, अपने जो जीवन संगनी है उनके साथ व्याभिचार या गलत मैत्री या गलत लोगों के संग या उनके अतिरिक्त किसी को देखना, ये दुष्परिणाम से भरने वाला हो सकता है। दशमांसा चक्र में केंद्र में स्थिर राशियों का बनना और केंद्र का खाली होना, लेकिन यहाँ पे गुरु और शनि का बैठा और यहाँ पे सूर्य का 11वें भाव में बैठना। केंद्र अगर खाली नहीं होता तो व्यक्ति को दूर भी नहीं जाना पड़ता, लेकिन व्यक्ति जहां भी रहे, विदेश में ही रहे चाहे जहां भी रहे, वो स्थिरता से स्थिर होकर के अपने मन के पूर्णतया मजबूत करके मन का सहयोग प्राप्त करता हुआ अपने करियर में अपने जीवन की समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति कर लेता है। यहाँ गुरु और शनि उसको प्रतियोगिताओं को समझने की शक्ति देते हैं, जबकि यहाँ पे केतुदेव उसका ज्ञान बल और भविष्य को देखने की शक्ति बढ़ाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा जो इस कुंडली के लिए विदेश भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव में उच्चाभिलाषी होकर बैठे हैं, गुरु से केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने भविष्य में कमाए हुए धन को, विदेश में कमाए हुए धन को सही दिशा में लगाता है और कभी भी उसका धन किसी चपेट में, कोर्ट केस कचहरी में, गलत चीजों पे नहीं जाता है। एक बात और भी होगा कि यहाँ भाग्य बल इतना बलवान होगा विदेश के लिए, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी 9वें भाव में गुरु से केंद्र में बैठे हैं और द्वितीय भाव में स्वग्रही बुध, शुक्र और मंगल के साथ बैठे हैं। जहां व्यक्ति का धन अगर देखेंगे तो दशमांसा चक्र में तृतीय भाव के स्वामी शुक्र बैठे हैं पर बुध के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति मेहनत करके धन कमाएगा, उसको किसी का भी धन ऐसे मुफ्त में नहीं चाहिए। मंगल यहाँ बैठे हैं द्वितीय भाव में, जो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो चतुर्थ, तृतीय और दूसरा, इन तीनों भावों का संग एक साथ जब धन में जाएगा
तो मातृभूमि, माता की सेवा, माता के आशीर्वाद, छोटे भाई बहन के सहयोग आदि, उसके कम्युनिकेशन, उसके संचार, उसके बुद्धि लब्धि क्षमता और उसके परिस्थिति को समझने की स्थिति के कारण उसके पास धन की कभी भी कमी नहीं होती है। ये मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया कि ऐसी कुंडली बन रही है। बाकी आगे की बातें अब और भी करूंगा। तो ये जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, पुष्य नक्षत्र में जन्मा जातक बड़ा ही श्रेष्ठ, बुद्धिमान, ज्ञानी और सभी प्रकार के सुखों का भोक्ता होता है। ध्रुव योग ये बहुत अपने आप में मजबूत योग होता है, जिसका प्रभाव बड़ा व्यापक होता है कि व्यक्ति जो बात अपने हृदय में बना ले, जो दिमाग में बैठ जाए, उसको वो पूरा करके ही दम लेता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण ब्राह्मणों का आदर, धर्म का सम्मान, अपने धर्म का आदर करना, परंपराओं का पालन, स्वाभिमान से युक्त होना और कभी भी किसी को कष्ट न देना और जियो और जीने दो के सिद्धांत पे काम करने वाला होता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण यहाँ एक बड़ा ही स्पेसिफिक नेचर देखने को मिलेगा कि व्यक्ति किसी भी संबंध को आगे दूर तक ले जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी, द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं। ये संबंधों की लॉन्जिविटी को दिखाता है, ऊंचाइयां दिखाता है, विचारों को दिखाता है, जो कि बड़ा ही शुद्ध, बुद्ध और मजबूत है। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि लग्न और नवांश चक्र में, लग्न में ये कमजोरी, सप्तम भाव के आगे पीछे शनि मंगल, और नवांश में शनि राहु और सूर्य, ये 2-3 कमजोरी इस कुंडली को परेशान कर सकती हैं। अन्यथा इस कुंडली को कोई दोष ऐसे लग नहीं रहा है। बाकी मैं और भी चीजें समझा दूं तो लग्न चक्र में लग्न का मान 15 अंश 20 कला पुष्य नक्षत्र का लग्न बना है, 4 अंश 40 कला के चंद्रमा, ये बलवान है। लग्नेश और राशिश जब एक ही ग्रह बन जाते हों, जैसे कि चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, राशि के स्वामी हैं और लग्न के अधिपति हैं, गुरु से केंद्र में हैं, साथ ही साथ यहाँ पे केंद्र में जो राशियां बनी है वो चर प्रकृति की राशियां बनी हैं, यहाँ पे स्थिर प्रकृति की राशियां बनी हैं। लेकिन यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ जो पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, वो यहाँ के लग्न के स्वामी हैं, और यहाँ जो नवम भाव के स्वामी हैं या यहाँ जो धन भाव के स्वामी हैं वो यहाँ के लग्न के स्वामी हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, लग्न चक्र के धन भाव के स्वामी जब दशमांशा चक्र के लग्न के स्वामी हो जाते हैं तो ये व्यक्ति को सिद्ध रूप से गारंटी है कि धनवान बनाते हैं, सुखी बनाते हैं और व्यक्ति धन बहुत अच्छा कमाता है। उसके जीवन में कभी भी संपदा और धन की कभी कमी नहीं रहती है। दूसरी बात, ये इतना ही सिद्धांत काफी है कि लग्न चक्र के धन और लाभ में से किसी एक राशि का निर्माण दशमांशा चक्र के लग्न में हो जाए। इससे बड़ा सिद्धांत और कुछ होगा ही नहीं। दूसरा कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि लग्न चक्र में जो पंचम भाव का स्वामी है वही नवांश चक्र का लग्नेश हो रहा है। ये बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी बातें हैं। ये बहुत याद से समझना होगा कि अगर आप किसी की भी कुंडली देख रहे हैं और लगातार ये ऐसे सूत्र यहां बन रहे हैं, यहां के पंचमेश यहां के लग्नेश हो गए, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का दाम्पत्य बहुत ही अच्छा है। उसका जीवन आरंभ में कष्ट दे सकता है, पर उत्तरोत्तर जैसे जैसे आयु की वृद्धि होगी वैसे वैसे व्यक्ति सुख का सार तत्व ढूंढने वाला होता है, धर्म की समझ विकसित करने वाला, एक अवस्था पे आने के बाद एकांत में रहने वाला, भगवान के नामों का स्मरण करने वाला, ग्रंथों के अध्ययन में रुचि रखने वाला, दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जप आदि में अपनी दिनचर्या लीन रखने वाला हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि है, यहाँ केतु का प्रभाव है, यहाँ गुरु और केतु, यहाँ पे गुरु और गुरु का प्रभाव है, और साथ ही साथ यहाँ धर्म भाव के स्वामी जन्म कुंडली में केंद्र में, यहाँ धर्म भाव के स्वामी जन्म कुंडली के केंद्र में, धर्म के कारक केंद्र में, धर्म के स्वामी केंद्र में, गुरु और चंद्रमा केंद्र में, एक दूसरे के इस केंद्र में होने से गज केसरी नामक महान राष्ट्रपति योग बन जाएगा। इसे मैं राष्ट्रपति योग कहता हूं, जो सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में कोई ऐसा काम नहीं है जो गुरु पुष्य योग में ना हो, बहुत अच्छा योग होता है। और इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को व्यक्ति को जो ये नक्षत्र है ये राजा बना देता है। मतलब इसकी आप संज्ञा भी नृपतुल्य नहीं कर सकते, वो होता ही है। महामंत्री हो जाए, महान अधिपति हो जाए, भवन का अधिपति, सुखों का सागर उसके पास, उसके घर में खेलता रहता है। ऐसा द्वितीय भाव में केतु विचारों में शांति देते हैं और विचारों को
गंभीर बनाते हैं। इतना काफ़ी है। मतलब व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा वो बड़ा ही बलवान और गंभीर लेगा। इसका एक कारण और भी होगा कि द्वितीय भाव के स्वामी 12वें भाव में शनि से दृष्ट हैं और द्वितीय भाव पे गुरु की दृष्टि है, जो कि मित्र की राशि को देख रहे हैं। तो धन कहां से आ रहा है? विदेश से। उसका सुख कैसा है? क्योंकि उसके ठीक पीछे शुक्र और बुध बैठे हैं। इस वजह से धन भाव के ठीक पीछे अगर, या धन भाव के स्वामी जहां बैठे हैं इसके ठीक पीछे अगर शुक्र और बुध जैसे ग्रह बैठे हैं, और धन भाव के स्वामी जहां बैठे हैं उसके ठीक पीछे शुक्र बैठ करके इसका बल बढ़ा रहे हैं। इस वजह से यहां पे विदेश में रह करके धन कमाने की योग्यता और प्रभाव दोनों में वृद्धि होगी, जिसे कि बहुत ही सकारात्मक और श्रेष्ठ कहा जाएगा। तृतीय भाव के स्वामी का अपने भाव से 5 घर आगे जाना और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ बैठना, लाभेश के साथ तृतीयेश का बैठना, बड़े छोटे भाई बहनों का सहयोग, संतान के सुखों में वृद्धि और किसी भी तरीके से अपने संपूर्ण एजुकेशन की प्राप्ति कर लेना और उसकी पूर्ति कर लेना। क्योंकि दो शुभ ग्रहों का प्रभाव जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगा, पंचमेश शनि से दृष्ट हैं, इस वजह से टेक्निकली स्ट्रांग बनाते हैं, और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। केतु और गुरु का संबंध बन रहा है, शनि राहु केतु का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। इस वजह से अत्याधुनिक शिक्षा को और अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति से व्यक्ति पढ़ने वाला होता है और अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने वाला होता है। तृतीय भाव के स्वामी का संबंध जब शुक्र से हो जाएगा तो व्यक्ति जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे व्यापार में दिलचस्पी लगाने वाला, व्यापार से नाम अर्जित करने वाला, और साथ ही साथ बड़ी कंपनी में निवेश करने वाला भी होता है। इतना ही नहीं, व्यापार को लेकर के व्यक्ति का जीवन लालायित रहता है और वो प्रगति उसके जीवन में उसकी कदम चूम भी लेती है। क्योंकि अपने भाव से जब कोई शुभ ग्रह 9वां बैठे या 5वां बैठता है तो बहुत अच्छा होता है। पापक ग्रह अपने भाव से तीसरे बैठते हैं तो अच्छे होते हैं। यहाँ पे पंचमेश का अष्टम भाव में जाना कुछ नुकसान भी देगा, मंगल की दशा में कुछ परेशानी भी होगी, जबकि योग कारक ग्रह होते हैं इस कुंडली के लिए। लेकिन फिर भी पापक ग्रह हैं, अपने भाव से केंद्र में बैठे हैं, तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में डर और संशय पैदा करते हैं, है ना। तो कभी कभी उसका आत्मविश्वास या जो अनवांटेड जो विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, जो व्यक्ति नहीं चाहता है और वो फिर भी बन रहा है, तो वो इसी के कारण बनेगा क्योंकि पंचमेश अष्टम में बैठे हैं। जबकि बुध यहाँ बहुत अच्छे, शुक्र यहाँ बहुत अच्छे, गुरु यहाँ बहुत अच्छे, चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं, सूर्य अपने भाव से लाभ भाव में बैठे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं। शनि अपने भाव से 12 में बैठे हैं और अपने भाव से एकादश में बैठे हैं, तो काफ़ी हद तक उनका परिणाम मिला जुला मिलेगा। पर शनि राहु केतु और सूर्य की दशा में हमें थोड़ी बहुत सावधानी, जैसे कि मैंने पूर्व में ही कहा है। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान के स्वामी का एकादशवें भाव में जाना। ये व्यक्ति को विदेश में ही सुख और माता से धन लाभ सुख की प्राप्ति कराने वाले बनते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में स्वग्रही होना, चतुर्थ भाव पे गुरु की दृष्टि, चतुर्थ भाव से तीसरे घर में शनि, चतुर्थ भाव पे राहु की दृष्टि, चतुर्थ भाव से केंद्र में चंद्रमा, ये सारी स्थितियां चतुर्थ भाव के प्रभावों को, जहां धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, विलक्षण प्रभाव और बहुत ही ज़्यादा बेहतर चिंतन करना, ये सब बहुत अच्छा बन जाता है। चतुर्थ भाव पे राहु की दृष्टि माता को लंबी बीमारी देते हैं, इस वजह से हमें वहाँ से सावधान रहना चाहिए। माता को हेडेक ना मिले, इस वजह से उसे अपने पास ही रखना चाहिए। पंचम भाव की स्थिति थोड़ी कमज़ोर बनी है, इस वजह से कुंडली में कभी कभी पेट का रोग परेशान करता है। मज्जा, जिसे कि बोन मैरो कहते हैं, वो परेशान करता है, उसमें कष्ट होता है, या कई बार टेम्परेचर आदि की बीमारियाँ होती हैं। नेत्र ज्योति प्रभावित और परेशान होती है। पित्त परेशान होता है, पेट परेशान होता है। पंचम भाव के स्वामी का जब राहु के साथ संपर्क होगा तो व्यक्ति के एजुकेशन में बाधाएं आती हैं और कई बार व्यक्ति पढ़ता कुछ और है और काम कहीं और भी करते हुए देखा जाता है। ऐसी अवस्था में उसकी बुद्धि कभी कभी उग्र भी होती है और बहुत टेम्पर लूज करता है, बहुत जल्दी से क्रोध आ जाए या बहुत ही जल्दी से अपना अहम भाव जागृत कर देता है। कई बार बहुत प्रोग्रेसिव नेचर का, पॉजिटिव नेचर का हो जाता है। ये पंचम भाव के कारण होता है। षष्ठम स्थान में शनिदेव आलस्य देते हैं, इस वजह से शनि की दशा जब कभी भी इस दशा काल में इस कुंडली में आएगी, मतलब अंतर प्रत्यंतर या शनिवार का दिन भी हो, तो 2027 के जून से लेकर के 2028 के अगस्त तक की जो दशा रहेगी, उस दौरान हमें अपने जीवन में मानसिक चिंताओं के कारण या आलस्य की वृद्धि के कारण इस शनिदेव की दशा में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ कई बार हमारा मन हमारे काम में नहीं लगता, हम परिस्थिति को समझ नहीं पाते, थोड़े से ढूल मूल हो जाते हैं, रवैया हमारा थोड़ा
कमज़ोर हो जाता है। किसी भी परिस्थिति को हमारी समझने की ताकत होती है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। मतलब शनि की दशा में हमें सावधानी बरतनी है अपने एनर्जी को लेकर के। वक्री हैं, 5 अंश 47 कला के, मूल नक्षत्र में बैठे हैं, केतु से दृष्ट हैं, और केतु जो बैठे हैं वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र बलवान होकर बैठे हैं, और मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं जहां व्यक्ति को फैशन और इन सब की समझ बड़ी अच्छी होती है। पर शनि जब मूल नक्षत्र में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे और उसको धर्म के सार तत्व को समझने की बड़ी उत्कंठा होती है, ग्रंथों को समझने की बड़ी उत्कंठा होती है, क्योंकि वस्तुतः इसे भी यहां से देखा जाता है। जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वो कई बार नौकर चाकर के कारण, अपने आलस्य के कारण, अपनी परिस्थितियों को नहीं समझने के कारण अपनी दशा काल में विपरीत स्थितियों का निर्माण करते देखे गए हैं। और परिस्थिति को कमजोर समझ लेना, दुश्मन को कमजोर समझ लेना, अपने आप को शांत कर देना, इन सभी चीजों के कारण व्यक्ति को शनि की दशा में नुकसान हो सकता है। कई बार बीमारी को कमजोर समझ ले, मामा मामी के साथ संबंधों को कमजोर समझ ले, या उनके महत्व को कम समझ ले, दुश्मनों को कम समझ ले, कमजोर समझ ले। ऐसा सोचने और समझने के कारण शनि की दशा में नुकसान हो सकता है। इस वजह से सावधान रहना होगा। साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी मैंने बात कही, अष्टम भाव के स्वामी के बारे में बात कही मैंने। नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण का योग लगाए हैं, केंद्र में अकेले गुरु बैठे हैं, 2 शुभ ग्रह इस कुंडली के लिए। लग्न के स्वामी लग्न में, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, और सप्तम भाव के स्वामी पे गुरु की दृष्टि, चतुर्थ स्थान पे गुरु की दृष्टि। इस वजह से व्यक्ति के पास धन, व्यापार की समझ, परिस्थितियों को समझने की ताकत ये गुरु की दशा में बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, केतु की दशा में भी व्यक्ति के आंतरिक सूझबूझ, अनुभव, धन, धर्म, वाणी और कम्युनिकेशन के साथ धन को सही जगह पे लगाने का बल बढ़ेगा। भविष्य को देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, स्वप्न के माध्यम से भविष्य को समझने की शक्ति बढ़ जाती है। कई बार जो ये राहु यहां बैठे हैं ये व्यक्ति को बेवजह की बातों में अटकाने की कोशिश करते हैं और भविष्य को लेकर के व्यक्ति के दिमाग में खतरा पैदा करते रहते हैं। अष्टम के मंगल और अष्टम के राहु कभी भी अच्छे नहीं होते, चाहे अपने ये उच्च के ही क्यों ना बैठे हों। इस वजह से शनिदेव अष्टम में बड़े अच्छे होते हैं, शुक्रदेव और बुधदेव अष्टम भाव में बहुत अच्छे होते हैं, पर मंगल और राहु अष्टम भाव में अपनी दशा काल में, अपने प्रभावों में प्रायः कमजोरी देखने को दिखा देते हैं। ऐसी अवस्था में यात्रा, मित्रता, शत्रुता, जेब कतरा, विष वाले जानवर, तोप, बंदूक, गोली, बारूद, हथियार, ये सभी चीजें, और बेवजह की बातों में अपना दिमाग लगाना, ये सब राहु और मंगल यहां करते हुए देखे जाएंगे। इस कारण से मंगल की दशा जब कभी भी हो, मंगल का अंतर हो, मंगल का प्रत्यंतर हो, मंगल का सूक्ष्मांतर हो, मंगल अगर जन्म कुंडली में द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हो, राशि से चतुर्थ से गोचर कर रहे हो, पंचम से गोचर कर रहे हो, सप्तम से गोचर कर रहे हो, अष्टम भाव से गोचर कर रहे हो, नवम से गोचर करते हो, 12वें से गोचर करते हो, तो हमें सावधान होना चाहिए। इसी तरीके से जब हमारी कुंडली में शनिदेव तीसरे भाव से गोचर करते हो, चतुर्थ से गोचर करते हो, पंचम से गोचर करते हो, सप्तम भाव से गोचर करते हो, नवम से गोचर करते हो, 12वें से गोचर करते हो, तब हमें उस दशा काल में या उस काल को समझने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब ये टोटल मैंने आपको गोचर कैसे देखना है ये बता दिया। अब एक बात और भी कहते हैं कि दशम स्थान की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, लेकिन दशम स्थान के स्वामी और इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल, गुरु और चंद्रमा के साथ सूर्यदेव इस कुंडली में धन से संबंधित चिंता कभी कभी देते हैं। इसी चिंता की पूर्ति के लिए व्यक्ति विदेश शरण देता है। मंगलदेव इस कुंडली के लिए पंचम के साथ दशम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठेंगे। इनको यहां नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन यहां पे वो अपनी राशि के चले जा रहे हैं, तो यहां से ज्यादा अच्छे वो यहां के लिए हो रहे हैं, क्योंकि 6वें भाव में पापक ग्रह का बैठना और खास करके अपनी राशि में बैठना और सूर्य का वर्गोत्तम होना भाव से, मंगल का अपनी राशि को पकड़ लेना, शनि का यहाँ पे बैठना धनु राशि में, यहाँ पे वृष राशि में बैठना कमजोर देता है। पर यहाँ पे 3 शुभ ग्रह गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध, गुरु, ये बहुत अच्छे बैठे हैं। मतलब नवांश चक्र में जो स्थिति यहाँ की है, यहाँ की है, यहाँ की है और यहाँ की है, 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 बहुत अच्छी बनी है। कमजोर खाली यहाँ और यहाँ। ये बात मैंने चौथी बार कह दी।
पर बाकी नवांश चक्र में स्थिति जो बनी है ग्रहों की और जो यहां स्थिति बन रही है ग्रहों की, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाली और सकारात्मक परिणाम देने वाली बन रही है। मैं बात कर रहा था दशम स्थान पे, तो गुरु यहां बैठे हैं केंद्र त्रिकोण का राजयोग चंद्रमा से केंद्र में। साथ ही साथ अगर अपने भाव से देखेंगे तो यहां से वो त्रिकोण में बैठे हैं। तो छठवें भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना व्यक्ति को पूर्वजों का आदर करने वाला, पूर्वजों का मान बढ़ाने वाला और कारोबार में चाहे जितनी भी प्रतियोगिता आ जाए वो उसको झेल करके अपने सकारात्मक विचारों के कारण, क्योंकि केतु यहाँ द्वितीय भाव में बैठे हैं तो सकारात्मक भाव देते हैं और केतु और गुरु का संबंध व्यक्ति को अनुभवी बनाएगा। धर्म, आध्यात्म, चिंतन, अपनी जो दिमाग में जो बातें निकलती हैं वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव पे, चतुर्थ पे, छठवें भाव पे गुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छी। व्यापार परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति, इन सभी चीजों को समझने की शक्ति बड़ी अद्भुत दे देते हैं। क्लियर है? एकादशवां भाव बहुत अच्छा बना है। 12वें भाव में सूर्य यहां भी और यहां भी, इस वजह से वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है। कुल मिलाकर के जो यहां राशि बनी है, जो यहां राशि बनी है और जो यहां राशि बनी है और जो यहां राशि बनी है, ये इस कुंडली की गति को चक्रवृद्धि व्याज के रूप में चतुर्दिक, चतुर्गुणित करके फल देने वाले बन रहे हैं। अब यहां से आगे मैं आप लोगों को इनकी कुंडली पे विभिन्न वर्ग चार्ट पे, ये तो मैंने लग्न, नवांश और दशमांशा पे चर्चा कर दी, पर कुछ बहुत सारी बातें बाकी भी हैं। जैसे इस कुंडली में कारोबार में जो सफलता मिलेगी वो कई बार शनि की दशा में भी मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अष्टम भाव के स्वामी और सप्तम, व्यापार और व्यापार से कमाया गया धन, और गुरु से दृष्ट है ये भाव, सप्तम भाव, ये साइड बिजनेस का और ये पूर्ण व्यापार का। तो अगर व्यापार से संबंधित या कारोबार से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो यहाँ पे जो गुरु शनि का संबंध बन रहा है, यहाँ जो शनि और राहु का संबंध बन रहा है, यहाँ जो शनि का संबंध बन रहा है, शनि द्वितीय भाव अपने भाव को देख रहे हैं वापस घूम करके, तो कई बार शनि के दशा काल में व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है कारोबार में, या कारोबार से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो, व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो, तो शनि की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में लिया जा सकता है। अंतरदशा में भी ये बात मैं कह रहा हूँ। तो ये बात यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दी। अष्टक वर्ग पे ध्यान लेके आता हूँ। चरित्र बहुत अच्छा, बुद्धि कभी कभी भ्रम में पड़ जाती है या कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि मंगल द्वितीय भाव को जब देखेंगे, द्वितीय भाव के स्वामी जब शनि से दृष्ट होंगे तो वाणी में क्रूरता, कठोरता, बहुत जल्दी किसी को दबा देना या बहुत जल्दी किसी पे हावी हो जाना, ऐसा नेचर आता है। पराक्रम बहुत अच्छा, और पराक्रम का सदुपयोग करना और सही फल प्राप्त करना बहुत अच्छा है। ये कुंडली धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, यश अर्जित करने वाली है। एजुकेशन कमज़ोर या यश के लिए जगह जगह घूमना पड़ता है, इधर उधर भटकना भी पड़ता है, वो पंचमेश और पंचम के कारण हो रहा है। नौकरी और व्यापार में, नौकरी बहुत अच्छी है, व्यापार साइड में बिल्कुल कर सकते हैं बाद में। इस कुंडली का रिसर्च बहुत अच्छा है, पर स्वास्थ्य पे ध्यान देने के साथ रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए। भाग्य का बल बहुत अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी आगे बढ़ेगी और प्राप्त भी बहुत अच्छा करेगी। विदेश में रहना हमेशा के लिए सही नहीं रहेगा, एक वक्त पे आने के बाद आप मृत्यु अपने घर में ही आकर के वर्ण करें। मतलब काम जब तक शरीर से बन रहा है तब तक बाहर रहें, जब शरीर साथ छोड़ दे, काम नहीं हो तो आप अपने घर पे, अपने भारत आ जाएं। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। दशाओं के क्रम में अष्टक वर्ग के बाद मैं होरा चक्र पे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सिद्धांत है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर चंद्रमा, मंगल, चंद्रमा और गुरु, अगर ये दो ग्रह चंद्रमा के ही होरा में जाते हों तो इनकी दशा, अंतरदशा बहुत अच्छी जाती है, धनवान बनाती है। साथ ही साथ अगर सूर्य, मंगल, गुरु अगर सूर्य के होरा में जाते हों तो बहुत अच्छा होता है। इसमें सूर्य के ही होरा में जा रहे हैं। साथ ही साथ इस कुंडली में शनि, शुक्र और बुध की दशाओं में कभी कभी छोटी मोटी परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं जो मन को परेशान कर सकती हैं। ये कुंडली भाग्य में धन कमा के लेके आएगी, विदेश से ही ये कुंडली धन कमाएगी। वाहन वगैरह का सुख भी इस कुंडली को बहुत अच्छा भोगता देख रहा हूँ। माता पिता में से, माता के साथ संबंध तो सामान्यतः ठीक है, पिता के साथ संबंध कभी कभी मतभेद में जा रहे हैं। इतनी सारी बातें।
अब मैं कुंडली की बेसिक बातों पे बात कर दूं। हमें सूर्य को बल देना है, आदित्याय नमः का जप करना है, ओम बृहस्पतये नमः इसका जप करना है। दान खूब करिए, ब्राह्मण को मीठी चीज़ें, मीठा अन्न, मीठा भोजन, मीठा अनाज खूब दान करिए। गाय की सेवा करिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक महीने की अमावस्या को जरूर दान करिए। चंद्रमा को बल देने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करिए। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। अपने घर जहाँ पे आप रह रहे हैं उस घर में एक घी का दीपक प्रत्येक दिन जलाया करिए। घर की सफाई की जिम्मेदारी आप स्वयं पे रखिए। जितना ज़्यादा हो सके ड्राई फ्रूट का सेवन करिए और एकादशी के दिन रोटी का सेवन करें। साथ ही साथ राहु और केतु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर आपके मानसिक क्लेश और कष्ट को बढ़ा सकती है। पत्नी के साथ मतभेदों में ले जाने वाली, कलह देने वाली हो सकती हैं। इस वजह से जिस दिन राहु का अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर चलता हो उस दिन मतभेद ना करें। इसके अतिरिक्त हमें शनि के बाल्यावस्था के कारण, मैं ये बात और भी कह देता हूँ कि वो कमज़ोर हैं, बाल्यावस्था के हैं तो ही ठीक है। अगर बलवान होते अवस्था में, डिग्री में, तो आपके मारक प्रभावों में और वृद्धि हो जाती और आपके व्यापार, या व्यापार तो नहीं पर आपके बहुत सारी चीज़ों में वो कमज़ोरी भी देते, जिसमें दाम्पत्य हो जाता, रूटीन हो जाता, आलस्य में वृद्धि कर देते। लेकिन वो मारक ग्रह है, अष्टम भाव में बैठ जाते तो और खराब हो जाता। वो सरल नामक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस वजह से वो आपको व्यापार में तो लाभ दे रहे हैं पर आपकी दिनचर्या में, आपके दाम्पत्य में, आपके एक्टिविटी में थोड़ी सी मंद गति भी लेके आ रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप गुरु की दशा में, शुक्र और बुध की दशा में कर सकते हैं। संतान से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप गुरु की दशा में और चंद्रमा की दशा में निर्णय ले सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित, खरीद बिक्री से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो आप गुरु और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नौकरी बदलना हो, ट्रांसफ़र करना हो, स्थान परिवर्तन करना हो, राहु केतु की दशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य की दशा में भी और शनि की दशा में भी ये काम किया जा सकता है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा, शुभ अंक 1 भी रहेगा और शुभ रंग 2 भी रहेगा। शुभ रंग के हिसाब से सफ़ेद रंग और क्रीम कलर बहुत अच्छा है। इस कुंडली के लिए हल्का पीला रंग भी बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पर पुष्य नक्षत्र में दान बहुत अच्छा रहेगा। पुष्य नक्षत्र में दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में दान सबसे सर्वोत्तम है। अपना जन्मदिन पुष्य नक्षत्र को ही मनाइए। जो भी आपका जन्म माह है, मैंने बताया है ज्येष्ठ माह में, है ना, तो वो जब मैंने कहा ना, जिससे क्या बात कही थी कि जो कृष्ण पक्ष, हाँ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और पुष्य नक्षत्र में, तो जन्म दिवस जब भी मनाना हो तो ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को और इसी नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में ही मनाना चाहिए। साथ ही साथ मैत्री करनी हो वृश्चिक और मीन वाले से मैत्री करिए। शत्रुता नाम से भी ना करें कन्या, मकर और मिथुन वालों से, ये नुकसान ज़्यादा कर देंगे। इसके साथ साथ इस कुंडली का व्यक्तित्व अच्छा है, इस कुंडली की यशस्विता अच्छी है, इस कुंडली की इंटेलिजेंस अच्छी है, इस कुंडली का पद, इस कुंडली की प्रतिष्ठा, इस कुंडली की आयु बहुत अच्छी है। कुंडली बहुत बढ़िया बनी है, कोई संशय वाली बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ 3 ग्रहों का बैठना, सबसे अच्छी बात इनका बैठना, सबसे अच्छी बात यहाँ और यहाँ का संबंध, सबसे अच्छी बात यहाँ और यहाँ का संबंध, है ना। यहाँ पे शनि का वापस अपने भाव को देखना, यहाँ शनि की दृष्टि यहाँ के लिए और वापस यहाँ के लिए अच्छी बन रही है। मतलब इनकी दशाएं जातक को लाभ देने वाली बनेंगी। क्लियर है। नक्षत्र कोई भी काम करना हो, पुष्य, मृगशीरा, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, अश्विनी, रोहिणी, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। क्लियर है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।